कहानी मुझे सुनाई थी मेरे एक दोस्त ने, जिसके साथ ये घटना हुई थी। उस दोस्त का नाम है रेवांत। हम लोग पहले साथ में काम किया करते थे। तो 2006 में हम मिले, तभी उसने किस्सा बताया। तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं टाइम में, अराउंड 2003 और 4। रेवांत और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है शारिब, अपने होम टाउन में है, एमपी में ये लोग कहीं। और ये दोनों ना एक नंबर के कांडी लौंडे हैं, मतलब उल्टे सीधे काम करके भाग आते हैं। और रेवांत की एक आदत है कि रेवांत को अगर आप पंप कर दोगे ना कुछ भी करने के लिए, वो कर देगा। अगर आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ाओगे कुछ भी बोलकर, काम कर देगा बाद में। और शारिब का काम ये था कि शारिब को लोगों में चाबी भरना बहुत अच्छा लगता था, तो एकदम राम मिलाई जोड़ी थी दोनों की। रेवांत के घर के पीछे एक मैदान था, थोड़ा जंगल जैसा एरिया था। तो उसमें एक पेड़ था जिसे भूतिया पेड़ कहते थे, क्योंकि वो बहुत पुराना था और उसकी ना अजीब सी हालत थी देखने में। तो मोहल्ले वालों का कहना था कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती है। तो रेवांत और शारिब में शर्त लगी। तो शारिब ने बोला रेवांत से कि तू इस पेड़ पे जा और चढ़ के दिखा रात को। तो एक रात दोनों निकले। मोबाइल तो होते नहीं थे, तो एक छोटी सी फ्लैश लाइट ले गए थे लोग। अब बारिश का मौसम है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बिजली बिजली कड़क रही है, तो बड़ा अजीब सा माहौल हो रहा था वहां पे। ऊपर से वो पेड़ और उसका लोर के यहाँ पे चुड़ैल है। तो वहां पे जाके शारिब ने बोला रेवांत को कि चल चढ़ के दिखा पेड़ पर। रेवांत ने पेड़ पे चढ़ना शुरू किया। जब वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ गया, एक दो डाल पे, तो शारिब को लगा कि भाई अब मेरे 10 रुपए गए, अब तो मैं हार गया शर्त। तो उसने क्या करा, उसने रेवांत को डराना शुरू कर दिया। देख तेरे पीछे चुड़ैल, देख देख, अरे कुछ हिला पेड़ में, कुछ हिला, देख देख। रेवांत की हालत खराब थी, लेकिन वो चढ़ता जा रहा था क्योंकि अब ऑलमोस्ट इतना आ ही गए हैं तो शर्त जीत ही लेते हैं। तो शारिब ने एज अ लास्ट रिजॉर्ट क्या किया, शारिब ने जमीन से वो मिट्टी के ढेले उठाए, वो एक बॉल की तरह बनाया और फेंक के मारना शुरू कर दिया रेवांत के। तो एक दो ढेले लगे रेवांत के बॉडी पे, कुछ को उसने डॉज किया। तो जब शारिब ने एक ढेला फेंका, वो रेवांत के माथे पे जाके लगा। रेवांत का पैर फिसला और वो सीधा पेड़ से नीचे जाके गिरा। 1 फ्लोर की हाइट के बराबर से वो पेड़ से नीचे जाके गिरा। अब उससे भी बड़ी दिक्कत ये थी कि जहां वो गिरा था, पेड़ के नीचे उस जगह पर झाड़ियां थी कांटों वाली। अब शारिब को लगा कि यार ये तो ज्यादा ही हो गया, और भाग के गया। उसने अपने दोस्त को उठाया। रेवांत रो रहा है क्योंकि जगह जगह से छिल गया है वो। अब तो शारिब सॉरी सॉरी बोल रहा है, लेकिन अब रेवांत के घर लेके जा रहे हैं। अब रेवांत को जब घर लेके जा रहे हैं तो वो लोग क्या देखते हैं कि रेवांत की स्किन ने कलर बदलना शुरू कर दिया है। रेवांत की स्किन नीली ग्रीनिश होती जा रही है धीरे धीरे, और रेवांत को ना चक्कर आ रहे हैं। घर लेके गए, शारिब ने सब बता दिया कि आंटी मेरी गलती थी, और वो लोग उसे लेके डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने देख के बताया कि ये किसी पॉइजनस झाड़ी पर गिर गया है और जिससे इसको रिएक्शन हो रहा है, इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। वो लोग रेवांत को हॉस्पिटल लेके गए, वहां वो रहा 2-3 दिन। फाइनली उसका स्किन का कलर वापस आया, लड़के की स्ट्रेंथ वापस आई, और उसके जो घर वाले थे रेवांत के, वो शारिब से थोड़े नाराज हो गए थे। तो भी फरमान जारी हो गया कि अब शारिब से दूर रहो और शारिब हमारे घर नहीं आया करेगा। रेवांत के जख्म भर गए, स्किन का कलर लौट आया, लेकिन एलर्जी उसे ऐसी हुई थी कि उसे ना महीनों तक खुजली होती रहती थी पूरी बॉडी में। तो ये हो गया कि वो जो फरमान था जिसमें शारिब को घर आने से मना था, वो खत्म हो गया, वो उठ गया। शारिब घर भी आने लगा, ये दोनों घूमने भी जाने लगे, मस्ती करने लगे, लेकिन रेवांत के खुजली होती रहती थी, वो खुजाता रहता था। शारिब उसका काफी मजाक उड़ाता था कि वो खजले खजले, इस तरह बच्चे करते हैं आपस में। तो यही सब रहा। मतलब कुछ वक्त बीतने के बाद शारिब और उसके पापा कहीं जा रहे थे, तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और शारिब के पापा और शारिब दोनों गुजर गए। अब रेवांत moved on, made new friends, and then we come to 2005, जहां वो नौकरी ढूंढ रहा है दिल्ली में आके। वो अपने मौसी मौसा के यहाँ आया हुआ है और वो नौकरी ढूंढ रहा है। तो ऐसे एक दिन बहस चल रही थी। मौसा जी ने बोला कि तुम तो मानते ही नहीं हो भूत प्रेतों में। रेवांत बोला कि जो चीज होगी उसमें ही मानूंगा ना, ऐसे थोड़ी मानूंगा। तो रेवांत के मौसा जी ने कहा कि मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो तुम्हें इन चीजों में यकीन दिला देगा। अब उन्हें पता नहीं था, लेकिन वो अनकॉन्शियसली रेवांत को पंप कर रहे थे और रेवांत हो गया पंप। कहता अच्छा ऐसी बात है, लेके चलो, मैं भी देखता हूँ। तो 2 या 3 दिन बाद रेवांत के मौसा जी उसे ईस्ट दिल्ली में कहीं ले गए। लक्ष्मी नगर के आसपास कोई जगह बताई थी उसने। वहां पे क्या छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, गलियों में बिल्डर्स ने फ्लैट्स बना रखे हैं। तो ऐसा ही एक 1 BHK था जहां पर एक आदमी आश्रम चलाता था। अब कहने को वो आश्रम था,
लेकिन था असल में वो क्लिनिक के जैसा सिस्टम था। आप जाएंगे, आप हॉल में घुसेंगे तो हॉल को वेटिंग एरिया बना रखा है जहाँ लोग वेट करते हैं। हॉल में ही एक रिसेप्शन पे बंदा बैठता है जो आपकी पर्ची काटता है और आपको टोकन नंबर देता है। बेडरूम में एक ऑफिस है जहाँ जो आश्रम चलाने वाला है वो बैठता है और अपने क्लाइंट्स से मिलता है और वो टोकन के हिसाब से लोगों को देखता है। तो तब रेवान को पता पड़ा कि जिस बंदे के पास लाए हैं मौसा जी, ये एक मीडियम है। मीडियम वो होता है जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का ब्रिज होता है। वो मरे हुए लोगों को, आत्माओं को देख सकता है, उनको सुन सकता है, कभी कभी उनसे कम्युनिकेट भी कर सकता है। तो वो बंदा एक मीडियम था, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, कि मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। तो रेवान और उसके मौसा जी ने जाकर पर्ची कटाई और बैठ गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो रेवान देख रहा है कि उसके ऑफिस का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है और वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा है। तो मीडियम जब अपने क्लाइंट से बात कर रहा है तो रेवान नोटिस करता है कि बीच बीच में वो जो मीडियम है वो पलट के रेवांत की तरफ देखता है और बड़े गुस्से में, जैसे आप इरिटेटेड होते हो ना किसी आदमी से कि क्यों आ गया यहाँ पे, वो रेवांत की तरफ देखता है और वो गुस्से में है। रेवांत को समझ नहीं आ रहा कि मैं तो पहली बार इसका आया हूँ, ये इतना गुस्सा क्यों है मुझसे क्यों चिढ़ा हुआ है। कोई नहीं, बैठे रहे। तो रेवांत ने देखा उस मीडियम ने उस क्लाइंट को निपटाया और उनसे पहले 3-4 लोगों का नंबर और था, लेकिन वो मीडियम सीधा उठ के इन दोनों के पास आ गया वेटिंग एरिया में। रेवांत के मौसा जी जानते थे उन्हें पहले से, तो मौसा जी ने नमस्ते वगैरह की। तो उस मीडियम ने हाथ जोड़े उनके आगे और हाथ जोड़कर बोला इन दोनों से, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाओ। तो रेवांत के मौसा जी टुक लिटिल ऑफेंस कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। बोले भाई साहब क्या हो गया। मीडियम बोला नहीं नहीं सर, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। मौसा जी बोले ठीक है हम चले जाएंगे, पर अगर हमसे कुछ गलती हुई है तो बता दीजिए ताकि आइंदा से हमसे ना हो। शुरू में मीडियम कुछ नहीं बोला, लेकिन मौसा जी पीछे पड़े रहे। तो मीडियम फाइनली रेवांत की तरफ इशारा करके कहता है, इसका दोस्त सबको तंग कर रहा है यहाँ पे। अब किसी को कोई आइडिया नहीं कौन दोस्त किसे तंग कर रहा है। तो एक्चुअली मीडियम का मतलब था कि वहां पे जितनी भी आत्माएं हैं, रेवांत का दोस्त उन्हें तंग कर रहा है, छेड़ रहा है। वो बोलता रहा कि देखो इसका दोस्त ना तंग कर रहा है सबको, आप प्लीज चले जाओ यहाँ से, वो आपके साथ चला जाएगा। अब रेवांत को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो बल्ब है ना रेवांत के काफी वक्त बाद जल रहा है। तो वैसी स्टंड है एकदम कि हो क्या रहा है। ऊपर से मीडियम एकदम एडमेंट है कि बॉस आप लोग जाओ यहाँ से। तो मौसा जी और रेवांत निकलना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ठीक है सर हम जा रहे हैं यहाँ से। वो दोनों चलने लगते हैं और दरवाजा खोला ही है, दरवाजे तक पहुंचे ही हैं कि इतने में मीडियम उन्हें आवाज लगाता है, कहता है सुनो 1 मिनट। ये दोनों पलट के उसे देखते हैं। तो मीडियम कहता है आपका दोस्त जा नहीं रहा है, इसे लेकर जाओ अपने साथ। अब ना रेवांत को पता ना मौसा जी को पता कि दोस्त जा क्यों नहीं रहा है और कैसे लेके जाएं। तो मौसा जी बोले जी हम क्या कर सकते हैं आप बताओ। तो मीडियम थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सुन रहा और फिर रेवांत की तरफ मुड़ के बोलता है, तुम्हारा दोस्त तुमसे सवाल पूछना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो वो चला जाएगा, प्लीज आप सवाल सुन लो और जवाब दे दो। मौसा जी रेवांत को देख रहे हैं, मीडियम भी रेवांत को देख रहा है और वेटिंग रूम में जितने लोग हैं वो भी सब रेवांत को देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। उनके यहाँ तो मतलब अलग ही ड्रामा चल रहा है इधर। तो रेवांत बेचारा चुपचाप खड़ा हुआ है, उसकी खामोशी को ही एक्सेप्टेंस समझ लिया मीडियम ने। और उसके बाद मीडियम ने एक सवाल पूछा रेवांत से। वो सवाल था, क्या तुम्हें अभी भी खुजली होती है। रेवांत से ये सवाल पूछा उस मीडियम ने। रेवांत मीडियम को देखता रहा। तो रेवांत बोला कौन सा दोस्त। तो मीडियम बोला नाम मुझे नहीं बताया उसने, लेकिन मीडियम ने उसका डिस्क्रिप्शन देना चालू कर दिया। और जैसे जैसे मीडियम उसको डिस्क्राइब कर रहा है, रेवांत को शारिब की पिक्चर बनती दिखाई दे रही है अपनी दिमाग में। वो मीडियम हूबहू शारिब को डिस्क्राइब कर रहा है और जैसी वो हरकतें बता रहा है वो भी शारिब से मैच कर रही है। अब उस सवाल का जवाब रेवांत ने दिया नहीं दिया ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि जब रेवांत ने हमें कहानी सुनाई थी तो उसके बाद से रेवांत हमें जब भी अकेला बैठा दिखता था हम उसके पास नहीं जाते थे, रास्ता बदल लेते थे। पता नहीं रेवांत का दोस्त आज भी उसी के साथ है या नहीं, लेकिन हम लोगों ने उससे पूछना भी बंद कर दिया। तो ये मेरे दोस्त रेवांत की कहानी।